अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आई एम उमर खिताब, पीएचडी स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और डियर स्टूडेंट, आज के लिए हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। बेसिक कंसेप्ट पे हम प्लेलिस्ट करें तो म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मतलब है। इंडक्शन पे मैं बार बार बात कर चुका हूँ कि इफ़ेक्ट आप फील करते हैं, काज कुछ और होता है, तो उस अमल को इंडक्शन कहते हैं जनरलाइज फॉर्म में। तो म्यूचुअल इंडक्शन से म्यूचुअल क्या थे, बाहमी दो चीज़ों के दरमियान। म्यूचुअल से क्या मतलब है, बाहमी दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है। एक और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इनके बीच आप कोई फिनोमेना ऑब्जर्व करें तो इसलिए इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, तो ये कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है कि जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी एक कॉइल में। कैसे? करीबी कोई दूसरा कॉइल पड़ा है, उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं या वहाँ करंट चेंज करते हैं। करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा होता है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मैंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वीडियो किया उसको पहले चेक करें कि मेरा क्या मतलब है इससे, ठीक है। तो सपोज़ करें ये मेरे पास एक कॉइल है जिसको मैं कॉइल 1 का नाम दे रहा हूँ और दूसरा कॉइल है कॉइल 2 का मैं नाम दे। फेराडे कर क्या रहा था? फेराडे ने इसे एक कॉइल को ना बैटरी के साथ कनेक्ट किया था और दूसरा कॉइल बाई चांस वहाँ पड़ा था कि जिसके साथ गिल्वानोमीटर भी अटैच था, करीब पड़ा था, ठीक है। इनके बीच कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कंटैक्ट नहीं है। अच्छा, फेराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो बटन ऑन करता है तो एकदम से इसमें मतलब कि बटन इसका ऑन करता है तो दूसरे कॉइल में गिल्वानोमीटर जो है ना वो नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है एक लम्हे के लिए, मतलब करंट डिटेक्ट करता है या ईएमएफ डिटेक्ट कर लेता है। तो चूँकि ईएमएफ की वजह से ही करंट होता है। तो फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैं बटन ऑफ करता हूँ फिर भी ऐसे हो जाता है, एक लम्हे के लिए गिल्वानोमीटर ऐसे डिफ्लेक्शन शो करता है और फिर दोबारा से करंट नहीं बताता या ईएमएफ नहीं बताता। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये तो बैटरी डीसी करंट के साथ कनेक्ट था ना, बैटरी के साथ, तो जब बैटरी का करंट आप बटन ऑन करते हैं तो करंट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू जाता है, लम्हे के लिए उसमें चेंज आता है। तो जब भी करंट के साथ पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट कैरिंग कॉइल। तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट होता है इसी स्पेस में अराउंड, और जब आप करंट को चेंज करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड या दूसरे अल्फाज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ही काज करता है यहाँ पे ईएमएफ का प्रोडक्शन या करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब फिर से बटन ऑफ कर रहा था तो करंट फिर से मैक्सिमम से जीरो की तरफ आ रहा, फिर एक लम्हे के लिए चेंज था, तो चेंज से ही मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है। तो फिर अगर हम क्या करें कि इस कॉइल को किसी ऐसे करंट के साथ कनेक्ट करें कि जो कंटिन्यूसली अपने आप को चेंज करे, तो जब वो करंट कंटिन्यूसली चेंज होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसमें कंटिन्यूसली आपको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा या ईएमएफ मिलेगा। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और यही तो बेस बना आपके उसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए बेस बना यही तो। और ये भी लेंज लॉ को ओबे करेगा। लेंज लॉ पे मैं प्लेलिस्ट में बात कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो करंट होगा वो अपने ये इफेक्ट अपने काज को हमेशा अपोज करेगा, लेंज लॉ को ओबे करेगा ये दूसरे अल्फाज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करेगा ये। अच्छा जी, तो अब ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर वो डिवाइस कि जिसने वाकई हमारे लाइफस्टाइल को बदला है। कैसे? वो वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन दी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ठीक है। वो डिवाइस कि जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। और क्या मैंने लिखा है? डिवाइस विच स्टेप अप स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। अच्छा, प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल। ये म्यूचुअल इंडक्शन को हमने पहले डिस्कस कर लिया। अच्छा, वर्किंग इसका किस तरह है? सपोज ये मेरे पास कॉइल 1 है और जो इसको मैं कोई करंट सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ जिसको मैं इनपुट का नाम दे रहा हूँ। इनपुट मैं इसको दे रहा हूँ इस कॉइल को। ये कॉइल 2 है। कॉइल 2 दोनों के बीच कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कंटैक्ट नहीं है, ये जस्ट करीब यहाँ पड़ा है। तो यहाँ मैं आउटपुट, इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है ईएमएफ वो मैं एज आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आउटपुट ले रहा हूँ या ये जो मैं फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये इन टर्म पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ टर्म। सपोज करते हैं इसमें जो नंबर ऑफ ऐसे ना कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है उसको NP नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल और NS नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल और VP वोल्टेज जो मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ उस प्राइमरी कॉइल को और VS वोल्टेज जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में। अब इसी को ज़रा मैथमेटिकली देखते हैं और फिर ये भी सवाल उठाते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर से क्या मतलब है और क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट तो नहीं कर रहा। तो बात कर लेते हैं इस पर। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो सपोज़ करते हैं कि पहले हम यहाँ पे करंट चेंज करते हैं।
हम देखते हैं कि यहाँ EMF पैदा होता है और उसको हम EMF2 या V2 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो वो बराबर होगा फेराडे लॉ में, इसमें मैं बात कर चुका हूँ, -N2 डेल फाई डिवाइड बाई डेल टू। इसमें मैं मेरे ख्याल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में बात कर चुका हूँ, ये मैथमेटिकल इक्वेशन पे, ठीक है। ये क्या, हाँ जी बिल्कुल उसी टॉपिक में, इस वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ इस पर। तो इसमें मैंने करंट को चेंज किया, इसमें EMF इंड्यूस हो गया और मैथमेटिकली मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। और इन द सेम में अगर मैं इसमें करंट को चेंज करूँ, सपोज़ करते हैं अब ये वाला मैं इनपुट ले लेता हूँ, तो इसमें फिर EMF इंड्यूस होगा, तो वो मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूँगा, EMF1 विच इज़ इक्वल टू -N1 डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी। ये वोल्टेज जो कि इंड्यूस हो रहा है और ये n नंबर ऑफ टर्न है और डेल फाई बाई डेल टी फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। अच्छा, तो अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो EMF2 डिवाइड बाई EMF1 विच इज़ इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1, या दूसरे अल्फाज में EMF की जगह ये V2 डिवाइडेड बाई V1 विच इज़ इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। इसका क्या मतलब है, यहाँ V2 है, यहाँ N2 है, कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में V1 है तो यहाँ भी N1 है, तो वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, ये मतलब इसका। अच्छा, तो अब इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को बता सकते हैं कि वो क्या होते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर कि जो वोल्टेज को बढ़ाएं उसको हम नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या मतलब है, मतलब सपोज़ करते हैं यहाँ पे जन आप दे रहे हैं 20 वोल्ट वोल्टेज और वो उसको बना रहा है 200 वोल्ट बना रहे हैं, तो वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो कैसे पॉसिबल है कि अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, तो मतलब कि अगर आप N2 को ज़्यादा रखते हैं तो वो क्या करेगा, वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाएगा, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ऐसे ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज को कम करे उसको हम नाम देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब अगर यहाँ पे सपोज़ हैं 400 वोल्ट और यहाँ वो बना लेते हैं उसको 100 वोल्ट, तो उसने वोल्टेज को कम किया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर नंबर ऑफ़ टर्न दूसरे कॉइल में कम हो इसकी कंपैरिजन में, अगर इसमें नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा है NP या N1, अगर N1 ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न कम है, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम नाम देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो एनर्जी को बिल्कुल लॉस नहीं करता है, जितना आप इनपुट दे रहे हैं सारा के सारा आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम नाम देते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। इन दैट केस क्या होगा, जो आप 1 को पावर दे रहे हैं वो 2 में उतना ही पावर आपको मिलेगा, P1 इज इक्वल टू P2। पावर इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, हाँ एक इलेक्ट्रिक पावर हम पढ़ चुके हैं। पावर इलेक्ट्रिक पावर बराबर I1 V1 हो जाएगा, ये I2 V2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से आप I1 और I2 को इधर लें तो I1 डिवाइड बाई I2 विच इज़ इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि वोल्टेज और करंट कुछ इन्वर्स रिलेशन में है। यहाँ I1 है तो यहाँ भी V1 आ रहा है, और यहाँ I2 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ V2 न्यूमरेटर में आ रहा है, कुछ इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है। ये इन्वर्स रिलेशन क्यों शो कर रहा है, इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये है कि आप अगर यहाँ पे ना वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसे P इज इक्वल टू IV है ना, पावर को अगर आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट को उसकी प्राइस देनी पड़ती है, करंट फिर क्या हो रहा है उसके लिए कम हो रहा है। इन द सेम अगर आप करंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वोल्टेज को फिर घटना होगा, वोल्टेज को उसकी प्राइस देनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट अल्फाज की ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है कि अगर आप पावर बढ़ा रहे हैं, में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो करंट को उसकी प्राइस देनी पड़ती है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।